क्या पढ़े अपन आज? आज अपन पढ़ेंगे ये तो पढ़ ही लिया था अपन ने ना, ये न्यूमेरिकल भी कर लेते अपन ने ना, ये थे ना। अच्छा, तो आज अपन बात करेंगे कि जो चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, ठीक है ना। तो और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, ऑफ चार्ज, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो एक बात बता दो कि तुम लोगों ने इतनी बात तो पढ़ी होगी कि जो करंट होती है ना, वो करंट क्या होती है बेटा? हाँ, करंट क्या होती है बेटा? 80, वो तो डायमेंशन हो जाएगी। हाँ, करंट क्या होती है बेटा? मतलब कोई भी हमारे पास में कोई कंडक्टर है ना, उस वाले कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो की जो रेट होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ये बोलते हैं। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या करंट बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं कि अपने को एक तो इसकी यूनिट लिखनी है और एक क्या लिखनी है? इसकी डायमेंशन लिखनी है। तो एक बात बताओ हमारे पास में कि ये कोई वायर दे रखा है, ये इस तरीके से, ठीक है ना भाई। इस वाले वायर के अंदर अगर करंट का फ्लो हो रहा है कितना? आई, ठीक है ना। और ये करंट जो फ्लो हो रही है वो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है? टी टाइम के लिए फ्लो हो रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो चार्ज है वो हमारे पास में कितना है? क्यू है। तो अपन एक चीज जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज की जो डेफिनेशन होती है ना, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ करंट, तो करंट की डेफिनेशन से हम ये चीज लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन से हम ये लिखेंगे कि आई इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई इक्वल टू होता है हमारे पास में क्यू अपॉन टी, होता है ये सब, ठीक है। 9th क्लास में या 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो। अब अगर हम अपने को बात करनी किसके बारे में? क्यू के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि जैसे क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? तो क्यू इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, इस टी को आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना? आई टी। और आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास में जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है या फंडामेंटल क्वांटिटी, वो कितने टाइप की होती है? 7 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, याद है आप लोगों को? एक तो होती है हमारे पास में मास, ठीक है ना। मास की यूनिट क्या होती है बेटा, बताओगे? मास की यूनिट होती है केजी। और उसके बाद में अगर अपन इसको मास को डायमेंशन में लिखेंगे ना, तो कैसे लिखते हो बेटा आप लोग? इसको लिखते हैं अपन कैपिटल एम से, लिखते हो आप लोग इसको। उसके बाद में हमारे पास में होती है लेंथ, होती है। लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। और इसको जब अपन डायमेंशन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? एल, ठीक है, ये वाली चीज। उसके बाद में हमारे पास में होती है टाइम, टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड। और इसको जब अपन डायमेंशन में लिखते हैं कैसे लिखते हैं? टी से। ये बहुत जरूरी है, एक सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर डायमेंशन से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है ना। और सवाल में बता दो आप लोगों को, सीधे तरीके से सवाल नहीं पूछेगा, फिर बता दो आपको। जैसे हमारे पास में अगर अपन बात करें तो फोर्स की जो यूनिट होती है ना, वो जनरली अपन बोल देते हैं कि ये एम जो ए है, यानी कि पीछे अपन लगा देते हैं न्यूटन। अगर उसने डायरेक्ट यूं पूछ लेना कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, तो हर बच्चा बता देगा। लेकिन वो इसको ऐसे नहीं करके वो आप लोगों से पूछेगा कि किलोग्राम मल्टी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है? ठीक है ना, फोर्स की होती। और ये तो हमारे पास में क्या होता है? न्यूटन होता है। तो वो जब भी आप लोगों से कोई डायमेंशन पूछेगा ना, तो इस बात को ध्यान रखना, डायमेंशन ये यूनिट पूछेगा ना, तो इस बात को ध्यान रखिए कि वो सिंपल तरीके से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में अगर अपन बात करें तो करंट की जो अगर जैसे करंट की तो एम्पियर होती है, ठीक है ना। अब अपन जैसे वर्क के बारे में बात करें या फिर अपन है ना जैसे पोटेंशियल के बारे में बात करें या कैपेसिटेंस के बारे में बात करें, तो सिंपल तरीके की जो डायमेंशन है ना, वो तुम लोग डायमेंशन और यूनिट तो पूछेगा ही नहीं। वह क्या करेगा? तोड़ मरोड़ करके ये वाली चीजें पूछेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोगों को हर चीज याद होनी चाहिए। टाइम की जो यूनिट होती है वो हमारे पास में सेकंड होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन को जो टाइम होता है इसको अपन टी से लिखते हैं। इसके बाद में क्या होता है बेटा? करंट। करंट को हम जब करंट की यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर होती है ऐसी। और जब इसको अपन डायमेंशन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? कैपिटल ए से। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है? टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? केल्विन होती है। और इसको जब अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? के। और उसके बाद में क्या होता है बताओगे मुझे? इसके बाद में होता है हमारे पास में क्या बोलते हैं उसको? इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। लुमिनियस, लुमिनियस इंटेंसिटी। ये लुमिनस इंटेंसिटी जो है
इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा बताओगे? ये होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। ठीक है ना। और इसको जब अपन डायमेंशन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? CD। ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जब अपन इसके अंदर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? मोल। ठीक है ना, ये लिखते हो। और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? मोल। ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये जो हमारे पास में है ना, क्योंकि अगर मैं यूनिट लिखूं तो क्यू इक्वल टू हमारे पास में होता है कितना? IT। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे ना तो आई जो है वो हमारे पास में क्या है? करंट। करंट को अपन क्या लिखेंगे बेटा? एम्पेयर से। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एम्पेयर और मल्टीप्लाई में जो टाइम है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। ठीक है ना, यानी कि एम्पेयर मल्टी सेकंड। और इसको पूरे को ही एक साथ बोलेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या? कूलम। ठीक है। एम्पेयर मल्टी सेकंड को ही अपन क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। ठीक है। अब वो देखना वो क्या करेगा कि जैसे मान लो किसी मतलब है ना वो सवाल यूं पूछेगा कि जैसे चार्ज की जो यूनिट होती है ना, हर बच्चे को पता है, 12th क्लास में पढ़ने वाला, 9th सॉरी क्या बोलते हैं मतलब यूं मान के चलो 9th क्लास से पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होती है कि जो चार्ज की यूनिट होती है ना वो हमारे पास में होती है कूलम। ठीक है ना, ये क्या होती है? कूलम। ये होती। अब वो क्या करेगा कि ये नहीं पूछेगा तुम लोगों से कूलम, वो ये देगा कि ये जो यूनिट होती है ना, यानी कि एम्पेयर मल्टी जो सेकंड होती है ये किसकी यूनिट होती है? ठीक है ना। अब हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एम्पेयर मल्टी सेकंड को अपन बोलते क्या है। तो वो जब भी पूछेगा ना तो इसे तोड़ मरोड़ करके वाली चीजों को पूछेगा। सिंपल तरीके से डायरेक्ट कूलम अगर पूछ लेना कूलम किसकी यूनिट होती है तो हर बच्चा बताएगा। लेकिन वो क्या पूछेगा? ये नहीं पूछ के वो ये पूछेगा कि एम्पेयर मल्टी सेकंड जो यूनिट होती है किसकी यूनिट होती है, फिर अपने को बताना है। ये हमारे पास में वो लिख के दे देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी कि जो चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। कूलम होती है। ठीक है ना। अब अगर अपन थोड़ा सा इससे आगे चले तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये जो हमारे पास में इसके डायमेंशन लिखेंगे ना, तो डायमेंशन क्या लिखोगे बेटा बताओगे? डायमेंशन लिखेंगे अपन, इसकी जो चार्ज की यूनिट होती है क्यू इक्वल टू एम्पेयर मल्टी क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसके डायमेंशन लिखेंगे तो क्यू इक्वल टू हमारे पास में इसके डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा बताओगे? इसमें मास तो दिख नहीं रहा। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? एम्पेयर और एक बार आ रहा है और हमारे पास में टाइम भी एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे A1 और T1। ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे बच्चों M0 L0 T1 और A1। ये हमारे पास में आ जाएगी इसकी डायमेंशन। ठीक है, सीधे तरीके से लिख सकते हैं अपन। हमारे पास में जो चार्ज होता है ना बेटा, ये चार्ज होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बताओगे मुझे? जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड, मतलब केवल जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। क्यों? डायरेक्शन है। हाँ। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डायरेक्शन है। चलो एक चीज बताओ, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में जो क्वांटिटी होती है ना, वो एक तो होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक होती है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, दो होती है। तो स्केलर क्वांटिटी बताने के लिए अपने को दो चीज मतलब एक चीज की नीड है। किसकी? केवल और केवल क्या चाहिए अपने को? मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। जैसे लेंथ है, लेंथ जैसे हमारे पास में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है ना। वो केवल उसका क्या है? मैग्नीट्यूड। उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है वेक्टर में? एक तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड तो जरूरी है ही सही, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक चीज जरूरी है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए बेटा? डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है ना। देखो मैं तुम लोगों से बोलूं कि जैसे अभी अपन प्रेजेंट टाइम पे इस वाली जगह पे बैठे हुए, ठीक है ना, यहाँ पे बैठे, और मैं तुम लोगों को एक बात बोल दूं कि देखो मेरा बोलने का तरीका भी चेंज रहेगा। अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं कि आप लोगों को यहां से 1 या 500 मीटर जाना है, ठीक है ना, इस वाली जगह से आपको 500 मीटर जाना है। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है, 500 मीटर जाना है तो आप लोग इधर भी जा सकते हो, 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 कहीं पर भी XYZ तुम्हारी इच्छा पड़ेगी जिधर तुम 500 मीटर जा सकते हो। जब मैंने बोला केवल तुम लोगों से कि आपको केवल और केवल 500 मीटर जाना है, ठीक है ना, इसमें केवल मैंने आप लोगों को जो आप लोगों को डिस्टेंस कवर करनी है उसका बारे में बताया, भाई आपको इतना चलना है। ठीक है ना, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से यूं बोल दूं कि आपको 500 मीटर केशवराय जी के मंदिर की तरफ जाना है, या नदी की तरफ जाना है, या अपने मात्रा बालाजी की तरफ जाना है,
तो जो मैंने सवाल पहले पूछा था और बाद में जो सवाल पूछा है, इसके अंदर है ना, मैंने बाद वाले सवाल के अंदर है ना थोड़ा सा डायरेक्शन का जिक्र कर दिया, पहले वाले में नहीं था। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सिंपल तरीके से बोला था कि आपको केवल 500 मीटर जाना है, तो 500 मीटर का मतलब आप कहीं पर भी जा सकते हो, डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन मैं अगर यूं बोल दूं कि आपको 500 मीटर है ना केवल और केवल किसकी तरफ जाना है, या नदी की तरफ जाना है, तो फिर आपके माइंड में एक चीज रहेगी, भाई सर ने बोला था कि 500 मीटर जाना है लेकिन नदी की तरफ जाना है। तो मैंने पहला वाला सवाल पूछा था और बाद वाले सवाल पूछा है, बाद वाले सवाल के अंदर है ना डायरेक्शन का जिक्र हो रहा है। तो ये हमारे पास में जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, वो डायरेक्शन भी हो, तब जाके उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और साथ साथ एक और चीज होती है, अगर आप लोगों को, मैं अभी बोल रहा था ना करंट के बारे में, तो देखो करंट क्या हुए हमारे पास में कि जैसे ये वायर है, ठीक है ना, ये वाला वायर, इस वाले वायर के अंदर जैसे ए वाला पॉइंट है ये वाला, और ये हमारे पास में बी वाला पॉइंट है। अब तुम सोचो कि इसके अंदर करंट का फ्लो होगा ना, वह ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि जैसे अभी ये वाला ये कंप्यूटर है या जो कुछ भी लग रहा है, इसके अंदर ये लाइट है, यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो आपको पता है कि यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस वाले करंट के अंदर है ना डायरेक्शन भी है। क्या है इसके अंदर, डायरेक्शन। और इसके अंदर बहने वाली करंट की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि 10 एम्पेयर करंट का फ्लो हो रहा है, जब इसके अंदर डायरेक्शन भी है, इसके अंदर हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी हमारे पास में जो करंट है, ये करंट कौन सी वाली क्वांटिटी हो जाएगी बेटा, ये हमारे पास में होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी वाली क्वांटिटी होती, स्केलर क्वांटिटी होती। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये हमारे पास में जो करंट है ये स्केलर क्यों बनी होगी, क्योंकि बताओगे कोई, हाँ, इसके मतलब वेक्टर क्वांटिटी बताने के लिए ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी है, क्या क्या बेटा, एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, ठीक है ना, ये डायरेक्शन, और डायरेक्शन के साथ साथ में इसमें ये जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी बताने के लिए कि जो भी क्वांटिटी जिसको भी हम बता रहे हैं, वो वाली हमारे पास में जो वेक्टर रूल है, ठीक है ना, उन वेक्टर रूल को क्या करनी चाहिए बेटा, फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना, क्या करनी चाहिए, वेक्टर रूल को फॉलो करनी चाहिए। वेक्टर रूल याद है आप लोगों को, कोई भी क्वांटिटी अगर आपको वेक्टर बतानी है तो उस वेक्टर बताने के लिए अपने को क्या क्या जरूरी है, एक तो हमारे पास में उसके अंदर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, एक क्या होना चाहिए डायरेक्शन, एक क्या होनी चाहिए हमारे पास में वेक्टर रूल को फॉलो करनी चाहिए। अगर इन तीनों में से जनरली अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेशन में यही लिखते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बात करंट की आती है ना जब बात करंट की आती है तो ये वाली जो बात है ना, ये क्या हो जाती है बेटा, फेल हो जाती है, ठीक है ना। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मतलब जब करंट के अंदर हमारे पास में डायरेक्शन भी है, करंट के अंदर हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, इसको अपन एक्सेल की कैटेगरी के अंदर क्यों रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो करंट होती है ये हमारे पास में क्या करती है बेटा, कि ये जो हमारे पास में वेक्टर रूल है ना, इनको क्या करती है, ये फॉलो नहीं करती। और वेक्टर रूल कौन कौन से होते हैं, याद है, याद नहीं, ट्राइंगल रूल, याद करो, 11th क्लास में पढ़ा था, ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, पॉलीगन रूल, ठीक है ना, याद है ना। तो ये उसके बाद में कोसाइन रूल, याद है तुम लोगों को, 11th क्लास में पढ़ा था, कौन सा, आर इक्वल टू रूट के अंदर ये हमारे पास में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2p cos ऑफ थीटा, ठीक है ना, याद है कि नहीं है। और ये आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये तो हमारे पास में कोसाइन रूल होता है, क्या होता है ये, कोसाइन रूल होता है। और साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ट्राइंगल रूल क्या होता है, कि अगर हमारे पास में कोई भी ट्राइंगल है ना, तो उस ट्राइंगल की जैसे एक साइड यहाँ से चल रही बेटा, ठीक है ना, और ये वाली साइड अगर किसी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और यहीं से दूसरी वाली साइड स्टार्ट होगी, तो यहां से दूसरी वाली साइड स्टार्ट होगी इधर की साइड पे, इसकी डायरेक्शन सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में ये दोनों, और ये कर रही है हमारे पास में बी वेक्टर को रिप्रेजेंट। तो जो इस ट्राइंगल को बंद करने वाली तीसरी वाली साइड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये इधर की साइड पे, ये यहां से चल रही है, तीनों यहां से चल रही है, यहां से यूं जाएगी, फिर ये यहां रुक के फिर इधर की साइड पे चलेगी, मतलब इसने अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे इसको देखूंगा तो ये भी इधर की साइड पे जा रही है, यानी कि ये और यूं जाके और ये ऐसे जाके, यानी कि ऐसे जाके मिल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे मान ले हम दोनों बैठे हैं आमने सामने, ठीक है ना। अच्छा यूं बताओ कि हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे कि नहीं बैठे, बैठे, ठीक है ना, और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं इसलिए ये मिल रहे, अगर हम सेम डायरेक्शन में होते तो नहीं मिलते, ठीक है ना।
यानी कि अगर हम ये भी इसका मुंह भी मेरी तरफ इधर की साइड पे होता तो फिर क्या कंडीशन रहती, हम दोनों इधर की साइड पे चलते रहते। लेकिन अगर मैं यहाँ से चलूं, इस वाली जगह से चलूं, मैं यहाँ से इस वाली जगह से, तो और वो है ना, जैसे वह यहाँ से चलेगा वो भी यहाँ से चलेगा, मैं जा रहा हूँ इधर की साइड पे यूं, तो पहले मैं इधर की साइड पे जाऊंगा, यहाँ से इधर की साइड पे गया, मेरे डायरेक्शन ऐसे, फिर मैं जाऊंगा इधर की साइड पे, ठीक है ना। अब ये है ना, ये वाला ये आएगा यूं, तब जाके हम दोनों के मुंह आमने सामने होंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब सोचो कि अगर ये वाला बंदा ये वहां से अगर यूं की साइड पे चलता, यूं साइड पे चलता, तो हम दोनों की डायरेक्शन तो एक जैसी है बेटा। तो ये हमारे पास में होती है ऑपोजिट डायरेक्शन। ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली जो साइड होती है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यानी कि आर, उसको रिप्रेजेंट करती है। 11th क्लास में पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है ना। और ये होता है बेटा हमारे पास में आर वेक्टर इक्वल टू, सबको पता है क्या होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होता है, ये होता है ट्रायंगल रूल। इसके बाद में आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे पास में जो पैरेललोग्राम रूल होता है वो क्या होता है बेटा, कि यहां से हमारे पास में पैरेललोग्राम की एक साइड है ये वाली, अगर ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और इससे जुड़ने वाली जो साइड होती है, जैसे ये वाली साइड, अगर ये वाली साइड हमारे पास में बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि ये वाला, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल, ये डायगोनल अपन ने डाला। तो ये जो डायगोनल होता है ना, ये क्या करता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर होगा। और अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से वो बना दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम। और अगर हमारे पास में ये ए वेक्टर है, इसके डायरेक्शन इधर है, तो इसके डायरेक्शन भी इधर की साइड पे होगी बेटा ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन इधर की साइड पे, तो ये हमारे पास में ये भी क्या होगा बेटा, बी वेक्टर होगा, ठीक है। ये पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास में। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा पॉलीगन रूल, कि अगर हमारे पास में जैसे कोई भी पॉलीगन है, उसकी एक साइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऐसे, ये हमारे पास में ए वेक्टर है, अगली वाली स्टार्ट हो रही है ये वाली, ये बी वेक्टर है, अगली वाली स्टार्ट हो रही है ये वाली, ये सी वेक्टर है, अगली वाली स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, ये हमारे पास में डी वेक्टर है। अब पॉलीगन को अपन बंद करने वाले, तो इसके लाइट लाइट साइड ढूंढेंगे, तो ये जो लास्ट जो साइड होती है ना, ये फाइनल जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आर वेक्टर को। और आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और अगर ज्यादा भी हो तो फिर अपन ज्यादा भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज कौन सी वाली क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक की बात समझ में, तो आप लोग है ना एक काम कीजिए फटाफट से, यहाँ से लिखो बेटा, ठीक है ना, मैं जो काम की चीजें उनको रखता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ। लिखो ये सब कैसा है, और जिसको याद नहीं है वो वाली चीज भी लिख लेना बेटा। हो गया बेटा ये, और ये भी लिख लो फटाफट से, यहाँ तक लिखो।
हो गया बेटा, ये लिखा आप लोगों ने। अब सुनिए, आगे अपन चलते हैं। ये जो अपन ने चार्ज की यूनिट लिखी ना बेटा कूलम, ये किस में थी बेटा, एसआई सिस्टम में, ठीक है ना। अब हमारे पास में अगर अपन बात करेंगे ना, ध्यान देना, मैं कुछ बातें लिख देता हूं कि यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, मुझे बताओ कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है बेटा। हाँ, 11th क्लास की बेसिक चीजें बताइए, सीजीएस सिस्टम। हाँ, ठीक है ना। हमारे पास में जो यूनिट सिस्टम होता है ना, वो कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का होता है मोस्टली, ठीक है ना। फिर जो एमके सिस्टम होता है वही हमारे पास में क्या होता है, एसआई सिस्टम होता है, ठीक है ना। देखो मैं बता देता हूं तुम लोगों को, ध्यान देना। एक तो होता है हमारे पास में, कौन कौन सा होता है बेटा बताओगे। एक तो होता है सी जी एस, एक होता है हमारे पास में एफ पी एस, और एक होता है हमारे पास में क्या, एम के एस, और साथ में एक होता है हमारे पास में एसआई सिस्टम, ये होता है ना। सीजीएस सिस्टम में हमारे पास में 3 ही फंडामेंटल जो क्वांटिटी उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो मास, एक हमारे पास में लेंथ, ठीक है ना, एक हमारे पास में टाइम, इन तीनों के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास में, इसके अंदर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि लेंथ को तो अपन किस में मेजरमेंट करेंगे बेटा, सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद में जी का मतलब हमारे पास में जो क्या बोलते हैं उसको, मास होता है ना, मास को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मास को लिखते हैं अपन ग्राम में, ठीक है ना, ये इस प्रकार से लिखेंगे अपन। और उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर जो टाइम है ना, टाइम को अपन लिखते हैं किसमें, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में बात करेंगे, इसके अंदर जो लेंथ होती है उसको अपन लिखते हैं बेटा फुट में, काय में लिखोगे, फुट में, या फिट फिट ही लिखते हैं ना, फिट लिखते हैं फुट लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखेंगे, फिट का मतलब तो पैर होता है ना, फिट का मतलब तो पैर होता है ना, फुट ही लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास में फुट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो क्या बोलते हैं इसको मास जो होता है इसको अपन लिखते हैं पाउंड में, ठीक है ना। और उसके बाद में जो टाइम होता है उसको अपन लिखते हैं बेटा सेकंड में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो लेंथ होती है इसको अपन लिखते हैं कहीं से, मीटर में। और उसके बाद में जो मास होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में। और उसके बाद में हमारे पास में जो टाइम होता है इसको अपन लिखते हैं बेटा किससे, टाइम को लिखेंगे अपन किसमें, सेकंड में, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ फिर एसआई सिस्टम क्या होता है। हाँ, मतलब हमारे पास में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी, एक तो होता है हमारे पास में प्लेन एंगल, ठीक है ना, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है कि जो एंगल तुम लोग तुम्हारी कॉपी के ऊपर बनाते हो ना, यानी कि 2D वाला एंगल जो बनता है, ठीक है ना, उसको अपन जनरली क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो हमारे पास में होती है रेडियन, ठीक है ना। और इसके बाद में हमारे पास में होता है एक सॉलिड एंगल, क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है वह क्या होता है, तुम लोगों ने सॉफ्टी खाई है या जोकर की टोपी देखी तुम लोगों ने, बर्थडे वाली टोपी, बर्थडे वाली टोपी का जो वो होता है ना सेंटर, यानी कि ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब बर्थडे वाली टोपी को अगर तुम देखोगे ना तो हमारे पास में वो होता है 3D पार्ट, ठीक है ना, 3D मतलब शेप होती है वो, जो उसकी 3D शेप होती है ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल कौन सा होता है, सॉलिड एंगल होता है। और ये सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है ना वो होती है बेटा एस आर, यानी कि स्टेरेडियन, ठीक है ना। अब हमारे पास में इस एमके सिस्टम के अंदर जो 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है वो तो इसके अंदर आएगी। और अगर हम इस 7 के अंदर 2 और ऐड कर दे, कौन कौन सी, ये वाली, तो ये हमारे पास में कौन सा वाला सिस्टम बन जाएगा बेटा, ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 11th क्लास की बातें, और मैं तुम लोगों को बस ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना इनको, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया हो तो इन चीजों को ध्यान रखो, ठीक है भाई। अब हमारे पास में जो चार्ज की सीजीएस जो यूनिट में, सीजीएस जो सिस्टम होता है उसमें जो यूनिट होती है ना, ये होती है बेटा स्टेट कूलम, क्या होती है, स्टेट कूलम। तो
यहाँ पे हम यूएसए लिखेंगे बच्चों कि क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना, इज क्या बोला था मैंने, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है ना, कूलम हो जाएगा भाई। और अगर अपन आगे बात करें कि जो चार्ज होता है ना बेटा, तो यहाँ पे अपन यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ESU से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और याद रखना 1 कूलम इक्वल टू हमारे पास में होता है 3 × 10 की पावर कितना होता है, 9, ठीक है ना, ESU ये वाला होता है। और हमारे पास में एक और बात याद रखना बेटा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना, चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो क्या होती है बेटा, ESU, या फिर क्या होती है, फ्रैंकलिन होती है। क्या होती है, फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इसको डेराइव किया था। तो ये हमारे पास उसी के सम्मान में जो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वो क्या होती है हमारे पास में, फ्रैंकलिन होती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 ESU, या फिर अपन लिखेंगे इसको क्या, 3 × 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। या इस तरीके से लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना, ये सब बातें याद रखनी है आप लोगों को, एक भी बात नहीं छोड़नी। इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे कि जो चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, यूनिट, और इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज EMU, ठीक है। चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है वो क्या होती है, EMU, ठीक है ना। और याद रखना 1 EMU इक्वल टू होता है क्या, 3 × 10 की पावर 10, ठीक है ना, ESU, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखनी बेटा आप लोगों को। चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास में, EMU, ठीक है ना। और इसको अपन कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, EMU से। और 1 EMU इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10 की पावर ESU, ठीक है। उसके बाद में चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, कोई मुझे बताएगा बेटा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये होती है फेराडे। क्या होती है, फेराडे। हर चीज ही याद रखनी बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 12th क्लास में पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि 1 या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। क्या होती है बेटा, फेराडे, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। ये याद रखना, परीक्षा में पूछा था कि चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है या 1 फेराडे इक्वल टू है ना, कितना होता है बेटा, ठीक है ना। तो कितना होता है, 96,500 कूलम होता है, ठीक है ना। एक तो स्मॉलेस्ट यूनिट याद रखना और एक आप लोगों को लार्जेस्ट यूनिट याद रखना। कूलम तो याद रखोगे, इसे हर बच्चे को याद होती है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक और बात होती है बेटा कि मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं कि हमारे पास में अभी हम हाल फिलहाल जो पढ़ रहे हैं ना, वो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चार्ज होता है ना, ये क्या होता है बेटा, रेस्ट में होता है। क्या होता है ये, रेस्ट में। और आगे हम ये भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक भी पढ़ेंगे, यानी कि जिसके अंदर जो चार्ज होता है, ये चार्ज किसमें ये जो चार्ज है ना हमारे पास में, क्यों, ये किसमें रहेगा बेटा, मोशन में, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है ना एक फोर्स आता है या फिर एक नियम आता है जिसको अपन बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी है, और कूलम्ब्स लॉ जो है ये हमारे पास में इलेक्ट्रो जो डायनेमिक है, यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है उसके लिए भी है, मैग्नेट के लिए भी लागू होता है। अब इसके लिए ये जो नियम है ना, ये क्या बोलता है, अभी हाल फिलहाल में मोटा मोटा सी बात बता देता हूं तुम लोगों को। अगर तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हमारे पास में एक ये बॉडी रही,
एक हमारे पास में ये बॉडी रही, इस वाली बॉडी का मास कितना है बेटा m1 और इस वाली बॉडी का मास कितना है m2 और इन दोनों बॉडी के सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में कितनी इस वाला आ रहे, ये पता था। और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना एफ होता है और आपको पता है एफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में कितना r स्क्वायर, ये होता है। और हमारे पास में ये जो कैपिटल जी होता है ये क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या आप कोई मुझे बताएगा इसकी जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हाँ 6 बोल बेटा 6.67 मल्टी 10 की पावर -11 और ये हो जाएगा हमारे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। सेम यहां पर इस वाली जगह पे सेम ऐसा कैसा ही एक फोर्स लगता है जिसको अपन कौन सा वाला फोर्स बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना ये क्या होता है यानी कि कूलाम का जो नियम है कूलाम्स लॉ ये क्या बोलता है बेटा, ठीक है ना, अभी समझना इसको कि हमारे पास में एक स्टेशनरी चार्ज घेरा और स्टेशनरी चार्ज घेरा, दो चार्ज है हमारे पास में और इसका नाम लिखा अपन ने Q1 और इसका नाम लिखा अपन ने कितना Q2, लिख दोगे। इन दोनों चार्ज स्टेशनरी चार्ज है, मोशन में नहीं है, एक दूसरे मतलब एक जगह पे पड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना ये वाली डिस्टेंस ये हमारे पास में कितनी बेटा r है। इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना ये वाला फोर्स, इस वाले फोर्स की जो नेचर है वह रिपल्सन टाइप की भी हो सकती है बेटा और इस वाले फोर्स की जो नेचर है वह अट्रैक्शन टाइप की भी हो सकती है, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। अगर दोनों चार्ज हमारे पास में सेम नेचर के हैं तो ऐसी वाली कंडीशन में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी नेचर कैसी होगी रिपल्सन टाइप की। और दोनों चार्ज अगर हमारे पास में अपोजिट नेचर के हैं तो फिर हमारे पास में क्या होगा अट्रैक्शन। इन दोनों चार्ज के बीच में दो स्टेशनरी या 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज बोलते हैं इनको, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ना ये वाला फोर्स इक्वल होता है बेटा किनके के Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और दो ही रूल ऐसे हैं जहां पर हमारे पास में नीचे r स्क्वायर रहता है, ठीक है ना। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा वाला F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, एक होता है हमारे पास में F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। और ये दोनों जो रूल है ना ये दोनों रूल ठीक है ना इनवर्स स्क्वायर जो लॉ है ना इसको क्या करते हैं बेटा फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर जो लॉ है ना इसको फॉलो करेंगे, यानी कि जहां जहां तुम लोगों को ऐसा दिख जाए ना कैसे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर तो वहां समझ जाना कि हमारे पास में कौन सा वाला रूल फॉलो हो रहा है बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। पूछा भी ये सब चीजें जितनी भी मैं चीजें बताता हूँ ना ये सब है ना यूं मान के चलो एग्जाम अपने RBSC का जो पैटर्न होता है ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका जो पैटर्न है मतलब IIT लेवल का होता है या नीट लेवल का होता है या CBSE के पैटर्न का भी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो थर्ड क्लास के सवाल भी पूछ लेता है बेटा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग है ना देखो अगर अपन काम फिर पूरी तरीके से कर रहे हैं ना तो फिर हर छोटी छोटी बात याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अपन पढ़ तो सभी रहे लेकिन ये चीजें है ना कभी ये भी पढ़ाई तुम लोगों ने लेकिन माइंड से स्किप हो जाता है, तो ये क्या है अपन इन चीजों को है ना अच्छे तरीके से ध्यान रखें तो बड़े बात रहे। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये होता है और आपको पता है कि मैं यहाँ पे बताऊं कि जो के होता है ना के हमारे पास में कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है बेटा कितनी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 9 × 10 की पावर 9, कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है। और एक अगर यहां से इसकी यूनिट लिखोगे तो यूनिट लिख सकते बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। और ये जो के होता है ना इस के की वैल्यू होती है बेटा कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये हमारे पास में जो जो वैक्यूम होता है ना उस वैक्यूम की क्या होती है बेटा परमिटिविटी होती है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है ना इसकी भी वैल्यू होती है बेटा कितनी 8.85 × 10 की पावर -12 और ये हो जाएगा हमारे पास में कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होती है एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है ना ये वाला फोर्स लग रहा है बेटा किसके लिए, मैं क्यों बता रहा हूं ये अभी मैं एक और चीज लिखाऊंगा, ये चीजें लिखा रहा था ना आप लोगों को ये वाली चीजें, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें, ठीक है ना। तो वह उससे पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं कि क्या मामला है क्या मामला नहीं है। ये जो फोर्स लग रहा है ना बेटा ये फोर्स लग रहा है किसके लिए
स्टैटिक्स के लिए। अब सेम कहानी जब अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास में आ जाएगा मैग्नेट, ठीक है ना। मैग्नेट में कहानी क्या होती है बेटा, मैं इसको हटा दूं। मैग्नेट के अंदर की कहानी क्या होती है बेटा, कि जो मैग्नेट होती है ना, उस मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में नॉर्थ पोल और एक होता है बेटा साउथ पोल, होता है ऐसा। अब जहां पे हमारे पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उस वाले फोर्स की नेचर होगी अट्रैक्शन टाइप की, ठीक है ना। ये मैं मैग्नेट लिया, ये इस तरीके से, और इस वाले मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पर हमारे पास में सॉरी साउथ पोल लिया अपन ने, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये साउथ पोल, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों में ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के जो दोनों पोल है ना, इनकी क्या होती है, पोलैरिटी होती है, ठीक है ना। या फिर अपन इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इनको, पोल स्ट्रेंथ। तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ जो होती है उसको अपन स्मॉल m1 से लिख देते हैं, और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है इसको अपन कहां से लिख देते हैं, स्मॉल m2 से, ठीक है ना। अब याद रखना इस बात को, जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर प्लस चार्ज कर रहा है, कौन कर रहा है, प्लस चार्ज, वही काम यहां जाके कौन करेगा बेटा, प्लस m करेगा। यानी कि इसको प्लस लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बेटा, माइनस लिखेंगे। जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर प्लस क्यू करता है, यानी कि प्लस चार्ज जो काम यहां पे करता है ना, वही काम मैग्नेट के अंदर कौन करेगा, नॉर्थ पोल करेगा। ऐसे समझो तुम, जो काम हमारे पास में यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर नेगेटिव चार्ज करता है, वही काम मैग्नेट के अंदर कौन करेगा बेटा, साउथ पोल करेगा। तो फिर गुलाब ने ये सोचा कि जब यहां पर फोर्स लग रहा है ये वाला, ठीक है ना, तो फिर यहां पर भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और यहां पर जो फोर्स लगता है ना, वो वाला फोर्स भी ऐसे होता है बेटा, F इक्वल टू यहां पर हमारे पास में आएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना 4 पाई, और यहां पे लिखा जाएगा क्या, m1 और m2 अपॉन में कितना आएगा बेटा, r स्क्वायर। ये भी हमारे पास में कूलम्ब फोर्स है और ये भी हमारे पास में कूलम्ब फोर्स है, लेकिन ये तब का है जब हमारे पास में चार्ज रेस्ट में है, और ये तब का है जब चार्ज मोशन में है, या आप मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हो तब। बात समझ में। अब जब यहां पे मैंने क्या कहा है तुम लोगों से कि ये यहां पे यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज की यूनिट होती है बेटा ESU, क्या होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, EMU होती है। क्या होती है, EMU, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों की जो यूनिट है ना, वो क्या है बेटा, अलग अलग है, ठीक है ना। मतलब यह एक प्रकार से अपन बोलेंगे तो यहां पर अलग अलग यूनिट सिस्टम लागू हो गया, ठीक है। अब यहां पे छोटी सी बात याद रखना, क्या छोटी सी बात याद रखेंगे बेटा, कि हमारे पास में, ठीक है ना, इतनी सी बात याद रखना कि 1 EMU इक्वल टू ये होता है बेटा 3 × 10⁻10 ESU होता है, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से इसको इधर की साइड पे भेजूंगा तो 1 EMU अपॉन में 1 ESU इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे बेटा 3 × 10⁻10, और ये आएगा सेंटीमीटर/सेकंड, ठीक है ना। मैंने भी बताया तुम लोगों को, क्योंकि चार्ज की दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो अगर अपन सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, तो चेंज तो होना ही है। तो हमारे पास में याद रखना कि 1 EMU अपॉन में 1 ESU इक्वल टू कितना होता है बेटा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकंड होता है। और आपको बता दूं कि 1 मीटर इक्वल टू हम लिखते हैं 10⁻2, और ये हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर। ऐसा लिखते हो तुम, ये लिखते हैं ना। और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं ऐसा लिख दूं बेटा, EMU अपॉन में ESU इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 10 की पावर कितना लिखोगे, ये लिखोगे ना 8, और ये आ जाएगा मीटर/सेकंड, ठीक है ना, ये तो लिखोगे। और यहां पे आप लोगों को यह पता होगा कि EMU अपॉन में ESU इक्वल टू ये क्या होती है बेटा, बताओगे, स्पीड ऑफ लाइट। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का जो रेशो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के होता है, ठीक है ना। और एक बात बताओ, यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। और एक बात ये ध्यान रखना कि जो चार्ज है ना, चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। जो चार्ज है ना, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मामला इतना सा आ रहा है कि हमारे पास में चार्ज की जो EMU अपॉन में ESU जो यूनिट होती है, इन दोनों का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट के होता है। याद रहेगी तुम लोगों को, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और ये एक बात याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करे बेटा? स्पीड के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है ना? तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां हैं? तुम्हारी बॉडी भी एक सिस्टम है, कितनी हड्डियां हैं बताओगे? 206। अभी तुम किस में हो? रेस्ट में, मोशन में? रेस्ट में। अभी तुम जाओगे, जाते किस में आ जाओगे? मोशन में। तो क्या जब तुम चलोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से हड्डियों की संख्या कम ज्यादा हो जाएगी क्या? नहीं। तो हमारे पास में कोई भी अगर सिस्टम है ना, तो उस वाले सिस्टम के अंदर अगर चार्ज है, ठीक है ना, जैसे उसका चार्ज 5 कूलम या 10 कूलम जो कुछ भी है, अगर वो सिस्टम रेस्ट में तो भी चार्ज वही रहेगा। अगर आप उस वाले सिस्टम को मोशन में करवाओगे तो भी उसके ऊपर क्या रहेगा? चार्ज सेम रहेगा। यानी कि चार्ज जो होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? तो आप एक काम कीजिए, यहां तक की कहानी समझ में तो लिखो आप लोग फटाफट से। कहां से लिखोगे? यहां से लिखोगे ना? फटाफट लिखो। टॉपिक से छोटे छोटे हैं लेकिन समझने वाली चीजें ना बहुत ज्यादा है भाई इनके अंदर। फ्रैंकलिन 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 लिखा बताइए। लिख लिया? चलो इसको भी लिखो फटाफट से। आज क्या वार है? बुधवार है ना? तुम्हारे प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दे, सीख लो एक बार तो बढ़िया पहले, फिर एक बार बीच में सिखा देंगे, फिर एक बार लास्ट में सिखा देंगे। हाँ, ताकि तुम कुछ तो सीख लो, काम आएंगे तुम्हारे प्रैक्टिकल। माइकल फेराडे। हटाओ बेटा इसको। यहाँ पर आप लोग है ना, एफ की बजाय है ना पूरा नाम ही लिख लो बेटा, फेराडे। फेराडे, ठीक है ना? क्योंकि एफ जो होता है ना, ये हमारे पास में जो कैपेसिटेंस होती है उसकी यूनिट होती है फेरेड। ठीक है ना? फेरेड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। ठीक है ना? उसको अपन एफ से लिखते हैं। तो यहाँ पर पूरा ही नाम लिख लो, 1 फेराडे इक्वल टू इतना होता है। लिखा बताइए। आगे ये तो मैंने तुम लोगों को समझा है। ये वाली चीज भी लिखो बेटा फटाफट से। तो इसके बाद में डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे।